Good day to all. This is Unit 2 started from this lecture from Pharmaceutical Organic Chemistry subject. So, alkenes and conjugated dying are the main topics of this unit second. First of all, we started from these topics. We have to know about what is exact carbon. So we start to introduction first with carbon. Then we start the main organic chemistry, reactions, method of preparations, types, classification, their properties and uses. So let us start one by one. First of all, what is carbon? So carbon, it is a non-metallic chemical element that is found in the all living things. Also, a carbon source is any process, activity and mechanism that release more carbon, primarily carbon dioxide and methane, so into the atmosphere than it absorb. It means that जितका कार्बन हा वातावरणात कार्बन डायऑक्साईड हा नैसर्गिकरित्या जसा ॲब्झॉर्ब होतो म्हणजे शोषला जातो, त्यापेक्षा जास्त कार्बन हा बाहेर पडतो, म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डायऑक्साईड असो किंवा मिथेन असो जे काही. तर कार्बन सोर्सेस जे मेजरली आहेत ते काय म्हणालेत ते की जे प्रोसेस होतात, जे ॲक्टिव्हिटी होतात किंवा जे पण काही मेकॅनिझम्स आहेत, जसं की आपल्याला इंधने मिळतात किंवा जंगलतोड होते, झाडे, समुद्र, माती, असे खूप सारे नैसर्गिक कार्बन सिंक आहेत, ज्यातून जे आपले कार्बन डायऑक्साईड जे आहे ते वातावरणातून कार्बन हे घेत असतात ॲब्झॉर्ब करून. पण तसेच जेवढे ते घेतात त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात ते बाहेर सोडतात. म्हणजे सोर्स ऑफ कार्बन हे जास्त प्रमाणात ह्या प्रोसेसद्वारा किंवा ॲक्टिव्हिटीद्वारा किंवा एखाद्या मेकॅनिझमद्वाराच रिलीज होतं. सो द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द बर्निंग इज अ कोल, ऑइल अँड नॅचरल गॅसेस. देन respiration, decomposition, industrial process and volcanic activity included into the source of largest carbon. So next point is the classification. Also carbon having their classification based on their carbon atom is attached to their another hydrocarbons. Okay, so here the four classes of carbon. First one is primary, second one is the secondary, tertiary and quaternary. Okay, in the primary, if the main carbon is bonded only one carbon atom, then carbon said a primary carbon. If the carbon is bonded with other carbon atom, other two carbon atom, मतलब जो मेन कार्बन है वो अनदर दो कार्बन से अटैच्ड है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, और जो दो उस कार्बन को अटैच्ड है वो प्राइमरी ही कहलाएंगे. ओके, देन टर्शरी ऑब्वियसली इफ बॉन्डेड द कार्बन विद द थ्री कार्बन एटम्स, एक ही कार्बन अलग अलग थ्री कार्बन से बॉन्डेड है तो हम उसे बोलेंगे टर्शरी कार्बन. So on this quaternary, if bonded with another four carbon atom, the middle carbon is called as quaternary carbon. Next, importance of the carbon atom in this organic chemistry. So let us see one by one. In the organic chemistry, carbon is the backbone element because it is unmatched ability to build a complex. म्हणजेच कार्बन हा एक असा एलिमेंट आहे जो बाकी एलिमेंटपेक्षा त्याच्याकडे असणाऱ्या ॲबिलिटींमुळे तो एक वेगळा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स करू शकतो, किंवा त्यांनी त्याची वॅलन्सी सांगितली आहे टेट्रा वॅलन्सी. इट्स दे हॅव अ 4 वॅलन्स इलेक्ट्रॉन, सो इट्स अलाविंग फॉर अनदर 4 कोवॅलंट बॉन्ड दे विल बी फॉर्म.
So that's why it's provide the maximum number of direction for the molecule to grow and branch. म्हणजेच काय तर त्याच्याकडे एका कार्बनकडे 4 वॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत, म्हणजे तो वेगवेगळे 4 कोवॅलंट स्ट्रॉंग बॉन्ड फॉर्म करू शकतो. ऑब्वियसली असे आता मॅक्झिमम नंबर झाले, 4 वॅलन्सी म्हणजे मॅक्झिमम नंबर झाले कार्बनचे. आता हायड्रोजन बघितला तर फक्त एकच बॉन्ड फॉर्म करू शकतो, राईट. आता नायट्रोजन बघितला तर फक्त 3च बॉन्ड फॉर्म करू शकतो. तसंच हॅज कम्पेअर टू द अदर कंपाऊंड्स कार्बन हा मेजर इलेक्ट्रॉन वॅलन्स इलेक्ट्रॉन घेऊन फिरतोय. म्हणजेच काय तर त्याचे खूप स्ट्रॉंग कोवॅलंट बॉन्ड तो फॉर्म करू शकतो. यामुळेच नंबर ऑफ डायरेक्शन्समध्ये मॉलिक्युल्स ग्रो होऊ शकतो. जसा की 4 वॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत म्हणजे 4 वेगवेगळे बॉन्ड आहेत. 4 वेगवेगळ्या बॉन्डला अगर 4 वेगवेगळे एलिमेंट्स अटॅच्ड असले तर त्याच्या वॅलन्सीनुसार त्याची अजून मोठी लॉंगेस्ट चेन किंवा ब्रांच चेन चालू होऊ शकते. नेक्स्ट, कार्बन इज अ युनिक इन द ॲबिलिटी टू बॉन्ड स्ट्रॉंगली विथ अदर कार्बन ॲटम्स टू फॉर्म अ स्टेबल लॉंग चेन अँड रिंग ऑल्सो. इट मीन्स त्याच्याकडे अशी युनिक ॲबिलिटी आहे की तो स्वतः दुसऱ्या सेम कार्बन ॲटमसोबत बॉन्ड बनवू शकतो आणि तो स्टेबल फॉर्ममध्ये राहू शकतो आणि अशी कितीही लॉंग चेन तो प्रिपेअर्ड करू शकतो. आणि तसंच त्याची जर मॅक्झिमम 6 किंवा 6पेक्षा मॅक्झिमम कार्बनसोबत अगर त्याची अटॅचमेंट झाली तर त्याची रिअरेंजमेंट करून आपण त्याची रिंग फॉर्म करू शकतो. It can form a single, double and triple bonds. This changes the shape and reactivity of the resulting molecule. It means काय तर कार्बनकडे ही ॲबिलिटीसुद्धा आहे की तो सिंगल बॉन्डमध्ये राहू शकतो, डबल बॉन्ड आणि अल्सो ट्रिपल बॉन्डमध्ये सुद्धा. आणि ह्या सिंगल, डबल किंवा ट्रिपल बॉन्डच्या चेंजेसमुळे काय होऊ शकतं, आपण पाहिलं क्लासिफिकेशनमध्ये अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन्स. कॉमन हायड्रोकार्बन्सची चेन असते ज्यामध्ये डबल बॉन्डमुळे त्यांचा आपण शेप चेंज करतो, त्यांच्यामध्ये चेंजेस घडवतो आणि ह्याच सगळ्या शेप आणि चेंजेस घडल्यामुळेच त्याची रिॲक्टिव्हिटीचा इफेक्ट काहीसा वेगळा पडतो. कार्बन बॉन्ड इझिली विथ also oxygen, nitrogen, sulfur and halogens. This combination create a functional groups. आता कार्बनकडे अशी ही ॲबिलिटी आहे जो इझिली दुसऱ्या एलिमेंटसोबत म्हणजेच ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर अँड हॅलोजन्स म्हणजे काय, क्लोराईड, ब्रोमाईड, आयोडाईड ह्या कुठल्याही हॅलोजनसोबत तो इझिली बॉन्ड प्रिपेअर करू शकतो. आणि यांच्यासोबत इझिली बॉन्ड प्रिपेअर झाल्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या वॅलन्स इलेक्ट्रॉनला अजून काही एलिमेंट्स अटॅच झाले तर काय होतं, त्या कॉम्बिनेशनलाच आपण काय म्हणतो, फंक्शनल ग्रुप म्हणतो. आणि ह्याच फंक्शनल ग्रुपमुळं तो काय होतो, एक वेगळा कंपाऊंड किंवा वेगळा मॉलिक्यूल वेगळ्या प्रॉपर्टीजसोबत डेव्हलप्ड होतो. ही ॲबिलिटी फक्त आणि फक्त कार्बनमध्ये आहे, जी बाकी पिरियडिक टेबलमधल्या बाकी एलिमेंटपेक्षा सर्वात जास्त ॲबिलिटी असणारा एलिमेंट कार्बन आहे. म्हणजे मेजॉरिटी ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये कार्बनची का जास्त आहे तर ह्या सगळ्या त्याचे इम्पॉर्टन्स झाले. इट ऑल्सो कार्बन कॅन बी अरेंज्ड इन सो मेनी वेज. एक्झाम्पल आयसोमर्स. आपण आयसोमर्सचं क्लासिफिकेशन बघितलं, त्यामध्ये काय होतं, एकच चेन वेगवेगळ्या स्ट्रक्चरमध्ये किंवा वेगवेगळ्या अरेंजमेंटमुळं, आता कार्बन एलिमेंट त्यामध्ये मेजरली यूज्ड आहे त्यामुळेच आपण त्याची रिअरेंजमेंट कुठल्याही पद्धतीमध्ये करू शकतो. तर मग यामुळे काय होतं, त्यातले फंक्शन्स चेंज होतात, त्यांच्या प्रॉपर्टी चेंज होतात, फिजिकल, केमिकल बोथ. ऑब्वियसली त्यांची जर स्ट्रक्चरल चेंजेस झाले, त्यांच्यामध्ये प्रॉपर्टीज चेंजेस झाल्यामुळे, रिॲक्टिव्हिटी चेंजेस झाल्यामुळे त्यांचे युजेस चेंज होतात. स्ट्रक्चरचा ॲक्टिव्हिटीशी असलेला जो पण बॉन्ड आहे त्यामध्ये चेंजेस होतात. म्हणजे न्यू बॉन्ड फॉर्मिंगमुळं किती साऱ्या गोष्टींवर इफेक्ट होतो. म्हणूनच कार्बनला खूप महत्त्व दिलं जातं फार्मास्युटिकल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग. ओके, नाउ स्टार्ट विथ द अल्केन्स. Alkenes are saturated hydrocarbons containing only
carbon and hydrogen atoms. Saturated, it means just only single bond is present into the alkanes. They have a single covalent bond in between what? Carbon and carbon and carbon and hydrogen only. Okay, so it's represent with the general formula of this CN H2N plus 2. Let us see here the example. यहाँ पे मैंने सिर्फ N को एक नंबरिंग दिया है, उस नंबरिंग के हिसाब से उसका फॉर्मूला अगर उस नंबर को फॉर्मूला में डाल दे तो हमें कोई भी स्ट्रक्चर मिल सकता है. जस्ट वी हैव टू रीनेम दैट. इफ़ N कंसिडर हैज़ अ 2 देन C2H 2 into 2 plus 2, that is C2H6. Ethane is prepared here. Same has a N consider has a 3. So C3H2 2 into 3 plus 2, that is 3 into 2 6 plus 2 8. So 8 hydrogen is here and carbon is 3. So propane is prepared here. Alkanes are primarily classified based on their arrangement of their carbon atoms into 3 main categories. अभी इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें अल्केन्स का, तो उसमें जितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो उसके हिसाब से उसको उसके अरेंजमेंट के हिसाब से, कार्बन के अरेंजमेंट के हिसाब से उसके 3 मेन कैटेगरीज उन्होंने दिए हैं. फर्स्ट है स्ट्रेट चेन, जहाँ पे हम बोल सकते हैं, हमने जब आयुपैक नोमेनक्लेचर देखा तो एन ब्यूटेन देखा, आइसोब्यूटेन देखा. सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है कि स्ट्रेट चेन है तो हम एन कंसिडर करेंगे प्रीफिक्स में, तो एन अल्केन्स, राइट. यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं. एन पेंटेन, अभी उसी एग्जाम्पल को हमने नेक्स्ट 2 कैटेगरीज में यूज्ड किया है, जैसे कि एन पेंटेन. वाई? बिकॉज दिस इज स्ट्रेट चेन, राइट. और एक एग्जाम्पल है एन ब्यूटेन का, जिसमें फिर एक स्ट्रेट चेन है, कहीं पे भी हमें ब्रांच नज़र नहीं आ रही. अभी अगर सेकेंड कैटेगरीज में गए तो ब्रांच चेन दिए हैं, जिसको हम ब्रांच्ड आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइसो अल्केन्स कहेंगे, राइट. तो आइसो पेंटेन इज हियर बिकॉज why pentane? 5 carbon is present here and in between the second position of carbon there is attached what? CH3 methyl group. Same has in isobutane. And last 3rd categories is साइक्लोअल्केन्स. इट मीन्स हमें स्ट्रेट चेन को क्या करना है? रिंग स्ट्रक्चर में प्रिपेयर करना है. यहाँ पे हम साइक्लोपेंटेन और साइक्लोब्यूटेन का एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये 3 हुए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट चेन, जहाँ पे सिंपल लीनियर चेन दिखाई देगी आपको. अगर सिंपल लीनियर चेन है तो हम स्टार्ट करेंगे एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, सो ऑन. ब्रांच चेन है तो हम आइसो अल्केन्स के एग्जाम्पल्स लेंगे, जिसमें आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोप्रोपेन ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे. देन लास्ट वन इज़ द साइक्लोअल्केन्स. इसमें सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर होंगे, क्लोज चेन रहेगी. ओके, तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन हुआ तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ये सब हमारा क्लासिफिकेशन हुआ. ओके, नेक्स्ट वन nomenclature. So nomenclature of alkane is based on only IUPAC rules. So prefix and suffixes here. Prefix is also the based on the number of carbons are present into that chain. So अगर हमने CH3 डाला है तो ऑब्वियसली मीथेन का मीथ ये आएगा, फिर एथ आएगा, फिर प्रोप आएगा, ब्यूट आएगा,
मतलब प्रीफिक्स में जस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स को हम काउंट करेंगे और सफिक्स में एन ई यूज करेंगे क्योंकि अल्केन है, अल्केन, और अल्कीन में ई एन ई यूज़ करते हैं, बराबर। नेक्स्ट स्टार्ट विद द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, इट मीन्स हमें अल्केन्स को कैसे बनाना है, तो कौन से रिएक्शंस हम कर सकते हैं जहाँ से हमें मिलेगा अल्केन कंपाउंड। ओके, मतलब सिंगल चेन का, लीनियर चेन का कंपाउंड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, जहाँ पे अनसैचुरेटेड का मतलब ही है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो ऑब्वियसली अल्कीन और अल्काइन्स आर हियर if they react with a hydrogen gas in the presence of metal catalyst like a nickel, platinum and palladium to form a simple linear chain alkane. Let us see the general method of preparation also. यहाँ पे जनरल पूछा है तो आपको क्या करना है, आर ग्रुप को कंसिडर करना है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, आपको पहले कौन सी रिएक्शन आपको लिखनी है उसका हेडिंग डालोगे, उसके बाद उस रिएक्शन में इन शॉर्ट क्या हो रहा है वो डालोगे, और जनरल रिएक्शन के बारे में अगर लिखना है तो आपको आर कंसिडर करना है और आपको उस जनरल रिएक्शन को एक अच्छा इफ़ेक्ट दिखाने के लिए आपके आंसर को अच्छे से बनाने के लिए आपको एग्ज़ाम्पल के दौर पर आपको कोई भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन ऐसे वाले स्ट्रक्चर को ऐड करना है। ओके, और फिर आपको एग्ज़ाम्पल लिखना है। मतलब पहले आएगी आपकी जनरल रिएक्शन, बाद में आएगी आपकी एग्ज़ाम्पल्स। सो इन the form of unsaturated hydrocarbons, if unsaturated any hydrocarbons are react with the hydrogen gases in the presence of only metal catalyst, then the form of alkene linear chain. ओके, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक अल्कीन का एग्जाम्पल ड्रॉ किया है। उस अल्कीन को हाइड्रोजन गैस से अटैच्ड किया है। तो हाइड्रोजन गैस ऐड करते समय हमने यहाँ पे एरो पे मैंने डाला है निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पे कोई भी मेटल वी कैन यूज्ड हियर, but in the presence of only hydrogen gas the reaction is possible to proceed, so we will get what, simple linear chain. यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा। ओके, सो व्हाई वी यूज्ड ओनली हियर द हाइड्रोजन गैस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल. In the mechanism of hydrogenation, the absorption, activation, addition and desorption is happening. हाइड्रोजन गैस और आपका जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है वो पहले एब्जॉर्ब करेंगी और वो जाएंगी आपके मेटल सरफेस के ऊपर. अभी जो हाइड्रोजन गैस होता है मेटल कैसे रहता है, सॉलिड रहता है, और जो सॉलिड है वो कभी भी हैज़ कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड गैसेस कंपाउंड को जल्दी रिएक्ट कर लेता है. तो आपके मेटल को पहले तुरंत क्विक प्रोसेस हाइड्रोजन रिएक्ट हो जाएगा मेटल के सरफेस के ऊपर. वो जब सरफेस क्रिएट करेगा एक्टिवेशन होगा उस हाइड्रोजन गैस का, और उसमें उस जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का H2 का जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. तभी उस सरफेस के ऊपर ही आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड है वो
ब्रेक डाउन होने के बाद आपके पास 2 इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे. सो इन दिस एडिशन जो अभी आपका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो भी होगा वो फिर ब्रेक डाउन होंगे. जो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें से जो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और आपका जो हाइड्रोजन एटम भी ब्रेक डाउन हुआ है वो तुरंत आपके उस जहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है उसे सेम कार्बन पे जाके सेम साइड पे ऐड होगा, और फिर जाके आपका एक अल्केन का न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. ये सब कहाँ पे हो रहा है? मेटल के सरफेस के ऊपर. मेटल के सरफेस को हाइड्रोजन गैस ने कवर किया है क्विकली और रिएक्शन प्रोसीड हुई है. तो उस हाइड्रोजन गैस को जब मेटल सरफेस से आ गया है उसके बाद उसके ऊपर आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी अटैच्ड हुआ है. आपके जो बॉन्ड अलग हो रहे हैं हाइड्रोजन गैस के उसमें से एक हाइड्रोजन तुरंत आपका जो डबल बॉन्ड था अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का, जो जहाँ पे भी जिस कार्बन में डबल बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन करके तुरंत उसी कार्बन के ऊपर अपना खुद का एक न्यू हाइड्रोजन जो यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है वो उस कार्बन से अटैच्ड होगा. उसके बाद अल्केन एक नॉर्मल लिनियर चेन बनेगा अल्केन मॉलिक्यूल का, और फिर वो जाके डिटैच्ड होगा. डिटैच्ड मतलब वो निकल जाएगा, लीव कर देगा उस मेटल कैटलिस्ट के सरफेस के थ्रू. सो दिस इज द मैकेनिज्म. If we take on any example here, I will show you the 3 examples. इथीन का एग्जाम्पल है जिसमें सिंपली CH2 डबल बॉन्ड CH2 है. हाइड्रोजन गैस लिया है. अभी क्या करेगा, ये मेटल जो है एरो के ऊपर, उस एरो के ऊपर के मेटल पे आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो सरफेस बनाएगा. After the preparation of the surface of hydrogen gas, bond between the hydrogen is break down, and unsaturated carbon, that is the C double bond C, ethene, जो इथीन था उसमें जो डबल बॉन्ड था वो एक ब्रेक डाउन हो जाएगा उसी कैटलिस्ट के ऊपर और सिंगल चेन बनेगी, और जो एक हाइड्रोजन निकला था वो आपके उसी कार्बन को अटैच्ड होगा. तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और तब जाके वो मेटल सरफेस से फिर से डिटैच्ड में दिखाएगा. सेम लाइक यू हैव टू ड्रॉ द प्रोपीन 1 ब्यूटाइन. आप कोई भी एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड का भी एक एग्जांपल दिया है और ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल दिया है. आपको डबल बॉन्ड का एग्जांपल प्रॉपर समझ में आया होगा. अभी मैं बताती हूँ ट्रिपल बॉन्ड की एक एग्जांपल. अभी मैं आपको बताती हूँ एक ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल. सो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है. ओके, तो N ब्यूटाइन हम कहेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और फर्स्ट कार्बन को है तो इसलिए हमने 1 कंसिडर किया है. यहाँ पे सेम वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड ही ब्रेक डाउन होगा फर्स्ट प्रोसेस में. ओके, तो आपको डबल बॉन्ड ब्यूटेन मिल रहा है, और डबल बॉन्ड ब्यूटेन को फिर से हमने डबल हाइड्रोजन गैस से ट्रीटेड किया है, डबल कैटलिस्ट लिया है. तो फिर उसके बाद उसमें से जो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड फिर से ब्रेक डाउन होगा. मतलब यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहे हैं. जब आपका अल्काइंस आएंगे तो आपको 2 प्रोसेस दिखानी है, और जब आपका अल्केन्स आएगा तो आपको सिंगल प्रोसेस में ही अल्केन मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज योर रिडक्शन ऑफ अ अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड to alkanes by replacing just halogen atoms with the hydrogen. It means with the help of hydrogen atom, any halogen atom we can be remove easily and convert
द अल्काइल हॅलाइड इंटू द अल्केन्स. म्हणजे आपण फक्त हायड्रोजन बॉन्ड किंवा हायड्रोजन ॲटमचं ॲडिशन करून हॅलोजनला रिप्लेसमेंट द्यायची आहे आणि जो पण अल्काइल हॅलाइड आहे त्याला इझिली आपण कन्व्हर्ट करू शकतो अल्केन्समध्ये. सो R इज स्टँड फॉर द अल्काइल अँड X इज स्टँड फॉर द हॅलाइड. We treated with the zinc and hydrogen atom. So this hydrogen, और हाइड्रोजन को ही मैं प्रोटॉन बोल रही हूँ अभी यहाँ पे, ये प्रोटॉन हमें कहाँ से मिल रहा है? एसिड से मिल रहा है. तो कौन हम यहाँ पे HCl यूज़ कर रहे, तो उस HCl से हमें ये हाइड्रोजन मिल रहा है और ये डायरेक्टली आपके अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा. उसके बाद आपका जो हैलाइड है वो आपका रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन एटम आ जाएगा. तो आपका एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पे. मिथाइल ब्रोमाइड सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है. हमने जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक रिएक्शन हमने HCl लिया है और हमें मीथेन मिल रहा है. मीथेन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो हाइड्रोजन था HCl में से वो हाइड्रोजन अटैक कर रहा है आपकी CH3 और Br के बॉन्ड के ऊपर और उसको ब्रेक डाउन करके अपना खुद का बॉन्ड वो प्रिपेयर कर रहा है. मतलब सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है. जिंक मेटल obviously gives 2 electron to alkyl halides and उसी पे डिप्लेसिंग हलाइड जो आयन है वो क्या कर रहा है, कार्बनियन फॉर्म कर रहा है. कार्बनियन मतलब CH3 अगर हुआ तो फुलफिल वैलेंसी होती है क्या कार्बन की? नहीं. और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है, तब जाके आपका जो कार्बनियन जो है मतलब CH3 जो बचा हुआ है वो इजीली एकदम क्विकली एसिड में से जो प्रोटॉन है H, उस प्रोटॉन को हम अपने और खींच लेता है और एसिडिक टू आपका अल्केन फॉर्म हो जाता है. मतलब जिंक क्या करता है, जिंक के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से वो डिप्लेसिंग कर रहा है हैलाइड आयन का. ओके. और हमें क्या सिर्फ करना रहता है, HCl ऐड करना रहता है. तो आपका जब भी कार्बनियन आयन बन रहा है, कार्बनियन आयन मतलब जो भी निगेटिव चार्ज का ऑर्गेनिक आयन है जैसे कि एनायन, तो उस निगेटिव चार्ज के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जो मतलब ट्रैवेलेंट कार्बन अभी हमारा बच गया है, तो हमारे पास क्या है, एक वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन चुका है. वो स्ट्रांगली किसी भी प्रोटॉन को इजीली रिएक्ट करेगा और अपनी वैलेंसी फुलफिल कर देगा. राइट. तो वो रहा हमारा कार्बनियन. यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिया है, प्रोपाइल क्लोराइड. प्रोपाइल क्लोराइड में मैंने यहाँ पे सिर्फ एक हैलाइड को चेंज किया है, ब्रोमाइड के रिप्लेसमेंट में क्लोराइड मैंने लिया है और सिर्फ चेन को बढ़ाया है. तो हमारा प्रोपाइल क्लोराइड ऐड हुआ. तो उसके बाद ऑब्वियसली हमें जिंक लेना है अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करने के लिए और HCl. सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा. आपका जो क्लोराइड और जो बॉन्ड है कार्बन से अटैच्ड वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. इसकी वजह से आपका क्या यहाँ पे प्रोपेन के पास जो CH2 था वो CH2 ही रहेगा. तो लेकिन उसको वो अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है तो वो तुरंत एसिड में से HCl में से अपना एक H है जो प्रोटॉन वो अपने ओर खींच लेगा और क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा. तो आपका क्या होगा, प्रोपेन सिंपल लीनियर अल्केन चेन बन जाएगी और रिमेनिंग जो हैलाइड है वो रिमूव हो जाएगा और आपका जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे. नेक्स्ट, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. मोस्ट कॉमनली आस्क
this question into the semester examination. जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो उसमें आपको एटलीस्ट 3 to 4 जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के एग्जांपल्स बताने हैं. डीकार्बोक्सिलेशन इज़ वेरी सिंपलेस्ट mechanism reaction. We have to just heating the sodium salt and prepare the soda lime, because the NaOH is sodium hydroxide is in pure form or within good stabilizing reaction, so we have to take soda lime. So it produced an alkane with just one less carbon atom than the parent acid. It means carboxylate ion we are taking here, and उसको हमें सिर्फ NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसमें ऐड करना है, और आपका आएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और with the help of calcium oxide and NaOH, here calcium oxide also called as the quicklime. Okay, so it is mixed with the concentrated solution of sodium hydroxide. Why we used calcium oxide? Calcium oxide we are used here to make sodium hydroxide is less hydroscopic. हमें पता है वो मोर हाइड्रोस्कोपिक है, और वो मतलब बहुत ही होलाटाइल है, वो इजीली मॉइस्चर खींच लेता है. अगर आप प्रैक्टिकल के दौरान देखोगे तो आपको जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कंटेनर दिखेगा वो वेल एंड गुड कबर्ड में रखा हुआ दिखेगा. उसको अगर हमें लेना है प्रैक्टिकल के लिए तो हम अच्छे से हैंड ग्लोव्स पहनते हैं, क्लोज कंटेनर में उसको रखते हैं, उसको हाथ नहीं लगाते, उसको थोड़ी भी एटमॉस्फेयर के बीच में नहीं लाते. उसका बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ मोर हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर. और कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, उसको लेस हाइड्रोस्कोपिक करने के लिए हेल्प करता है, और उसको स्टेबल रखने के लिए हेल्प करता है. अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया NaOH में तो रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड ही नहीं होगी. इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड टू स्टेबलाइज द रिएक्शन एंड to make a less hydroscopic to the NaOH and to get the pure form of sodium to proceed the reaction. So here we take a carboxylate ion, that is R single bond COO(Na). In the presence of NaOH and calcium oxide, the R is easily attached with the hydrogen which is present of the solution or water, and sodium carbonate that is removed from the reaction. So we can take here the example of sodium acetate also. Next one is a form of Grignard reagent. We form alkane. So Grignard reagent are react with the compound containing active hydrogen, so such as water and alcohol. जो भी water और alcohol like compounds हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, उसी के साथ तो वो Grignard reagent रिएक्ट होते हैं इजीली. तो अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें तो जो R ग्रुप है वो आपके हैलोजन के साथ प्रेजेंट रहता है. जब भी वो मैग्नीशियम को ड्राई ईथर से अगर हम बात करें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो जो हमारा अल्किल हैलाइड है वो हमारे मैग्नीशियम से रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. देन वी विल प्रिपेयर इजीली Grignard reagent. Then this Grignard reagent in the presence of water, the activated hydrogen is easily react with the R group and remaining hydroxylate group, and
Grignard reagent, that is halide or magnesium, is separated out and prepared magnesium hydrogen halide. Same concept is with also the active hydrogen in the presence of alcohol. The Grignard reagent easily react with the alcohol. So from the alcohol हाइड्रोक्साइल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन, वो अटैक करेगा आपके अल्केन के ऊपर और अल्केन प्रिपेयर्ड होगा और आपका जो मैग्नीशियम अल्कोऑक्साइड हैलाइड है वो सेपरेट हो जाएगा. हियर वी कंसिडरिंग द वन एग्जाम्पल, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ये हुआ हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट. ओके, जहाँ पे हमने वाटर हैज़ अ सिंपलेस्ट सॉल्वेंट लिया है, अगर हमने उसको थोड़ी सी हीट की तो हमारा वाटर में से जो हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन, वो इजीली उससे रिएक्ट होगा. जो भी अल्कील ग्रुप है वो क्या कैरी करते हैं, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और उसी के बेस के ऊपर वो जो अटैक हो रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज जो रहता है प्रोटिक सॉल्वेंट में. अभी अल्कोहल और वाटर ये क्या हुए, प्रोटिक सॉल्वेंट हुए. तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट जो है उसमें जो हाइड्रोजन रहता है वो एकदम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेकर घूमता है और जो अल्किल ग्रुप रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्ज लेके घूमते हैं. तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे से रिएक्ट होंगे इजीली. इसी की वजह से जो कार्बन और मैग्नीशियम में बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक डाउन होता है और जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नेचर वाला जो हाइड्रोजन है वो अपना न्यू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है उस आर ग्रुप से और एक स्टेबल क्रिएट करता है बॉन्ड और एक मॉलिक्यूल जो कि अल्केन का रहता है. साइमल्टेनियसली हाइड्रोक्साइड बॉन्ड जो रहता है वाटर में जिसमें से एक हाइड्रोजन निकल चुका है वो भी ब्रेक डाउन होता है और वो पेयर करता है मैग्नीशियम के साथ. इसलिए हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड प्रिपेयर्ड हो रहा है यहाँ पे. दिस इज सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गिग्नार्ड रिएजेंट. अगर हम रिएक्शंस के साथ जाएं तो रिएक्शंस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि reactions of the alkene. This is the last point from the alkene. So there is the 5 reactions of the alkene. Combustion, that is oxidation reaction, then halogenation, that is free radical substitution reaction, then dehydrogenation, isomerization and aromatization. This is simplest reaction. It means क्या, जो हम alkene पढ़ रहे हैं उस alkene को अगर किसी एलिमेंट के साथ या फिर किसी एग्जाम्पल किसी मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो कौन सा कंपाउंड और कौन से मॉलिक्यूल होते या फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है. ओके, सो combustion, that is oxidation reaction in this alkene. Let us take an example, simple is a methane. In this alkene react with the oxygen to release energy only. So methane is react with the oxygen to form a carbon dioxide, water molecules and energy. जब भी हमारा अल्केन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तब भी हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज्ड होती है और हमारा वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाता है. इफ़ द ऑक्सीजन इज लिमिटेड दे प्रोड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पे मैंने 4 मोल ऑक्सीजन लिखा है. अगर आपने ऑक्सीजन ही लिमिटेड लिया, उसका हाफ ही लिया, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओनली, देन व्हाट हैपन, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा जो कि ओनली CO रहेगा और वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, वैसे ही आपकी एनर्जी रिमूव होगी. द रिएक्शन इज सिंपल. That is oxidation reaction. Okay,
देन नेक्स्ट वन इज द हैलोजनेशन रिएक्शन, इट मीन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जो भी आपके हैलोजन्स हैं उनका अगर एडिशन करना है तो अल्केन के साथ वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, तो वो 3 स्टेप्स में प्रोसीड करता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। ऑलवेज आस्क इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशन। द क्वेश्चन इज राइट डाउन द halogenation reaction of the alkene और write down the free radical substitution reaction in alkene। तो आपको ये तीनों स्टेप को एक्सप्लेन करना रहेगा। ओके यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है मीथेन का, ये क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट्स सो दैट दे फॉर्म मिथाइल क्लोराइड एंड आपका एसिड मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो रहा है। इनिशिएशन स्टेज में क्या होता है, जो भी यूवी लाइट है वो पहले क्या करते हैं, हैलोजन्स जो प्रेजेंट हैं उसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके तो आपका जो यहाँ पे क्लोराइड है वो क्लोराइड को हमने यहाँ पे सेपरेट आउट किया इनिशिएशन स्टेज में। प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है, हैलोजन रिएक्ट अटैक हैलोजन रेडिकल्स। नेक्स्ट वन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो भी हैलोजन रेडिकल्स है जिसको हमने सेपरेट आउट किया है इनिशिएशन स्टेज में, उसको वो अटैक करेंगे अल्केन के ऊपर और जो हाइड्रोजन है अल्केन में से वो हैलोजन के साथ सेपरेट आउट हो जाएगा। फिर आपका क्या रहेगा, कार्बेनियन आयन वैसे ही रहेगा जो कि CH3 है सेकेंड स्टेट में। मतलब पहले तो हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और फिर कार्बेनियन बचेगा। मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है। फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ब्रेक हो रहा है वो कार्बन हाइड्रोजन। और टर्मिनेशन स्टेज में क्या होगा, जो कार्बेनियन बन चुका है हमारा CH3, उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाकी है बराबर, तो वो क्विकली जो रिमेनिंग क्लोराइड आयन है वो वहाँ पर अपने इधर खींच लेगा और एक स्टेबल मॉलिक्यूल प्रिपेयर्ड होगा, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन, ऑब्वियसली वी हैव टू remove the hydrogen gas by just heating the any alkene। अगर अल्केन को हमने हीट करना स्टार्ट किया मेजरली तो आपका लीनियर चेन जो है उसको सिंगल बॉन्ड वाले जो भी स्ट्रक्चर रहेंगे वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली वाई, बिकॉज हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और आपका इथेन का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो इथेन इजीली कन्वर्टेड इनटू इथिलीन। देन आइसोमराइजेशन इज योर फोर्थ वन रिएक्शन। यहाँ पे आप रीअरेंजमेंट देख सकते हो, सिर्फ चेंजेस इन बिटवीन द रीअरेंजमेंट। ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl वी आर यूज्ड हियर। Then why we use the aluminum chloride और HCl here? आपने देखा होगा लास्ट सेमेस्टर में PIC में हमने एक लेविस एसिड और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी देखी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जब भी कोई भी स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो आपका जो एसिड रहेगा वो प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा और कार्बोकैटायन को फॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा। सो ऑब्वियसली इन दिस रिएक्शन द अल्कीन is in the presence of aluminum chloride that is strong accepting electron, or HCl is provide the strong proton because of the forming of carbocation. So rearrangement is easily happening or straight chain to the branch chain compound is formed. सो एन ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन, मतलब स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट लेविस एसिड कंसेप्ट को यहाँ पे रखना है हमें। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन के लिए हम ब्यूटेन से लेके कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने N-हेक्सेन लिया है जो कि 6
मेंबर्ड की रिंग हमें बनानी है इन द प्रेजेंस ऑफ chromic as oxide and aluminum oxide. So why the chromic oxide is we are used here? Because they primary catalyst of the hydrogenation, and aluminum oxide serve as the structural support to enhance the activity and stability. अगर हमें उनको रिंग चेन में ओपन चेन टू रिंग चेन में कन्वर्ट करना है तो जो क्रोमियम ऑक्साइड की जो कैपेसिटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी है, वो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए अल्केन से वो हेल्प करती है और उनको ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्टिंग करने के लिए भी हेल्प करती हैं. इसलिए हमने यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड लिया है. और ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हाई सरफेस एरिया सपोर्टिंग दे रहा है हाई टेम्परेचर जब हम रखेंगे तब, और उसी की वजह से रिफॉर्मिंग प्रोसेस हम इजीली कर पा रहे हैं. तो इन दो कैटलिस्ट का एक इम्पोर्टेंस हुआ, इसलिए हमारा एक इजीली साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है और रिमेनिंग हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं यहाँ से.